स्टैक में हम कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब स्टैक कैसे करता है? स्टैक काम करता है जैसे आप सोचिए कुछ एक स्टैक बना रहे अपने किचन में, एक स्टैक बना रहे प्लेट्स का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक प्लेट डालेंगे, वो प्लेट सबसे नीचे आ जाएगा, फिर दूसरा डालेंगे, उसके बाद आ जाएगा, फिर तीसरा डालेंगे, उसके बाद आ जाएगा, चौथा डालेंगे, उसके बाद आ जाएगा, पांचवा, छठा, ऐसे एक एक करके डालते रहेंगे, एक एक आ जाएगा। अब अगर हमको निकालना है तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? यही निकालना पड़ेगा। हम डायरेक्ट इसको निकालने का कोई तो तरीका नहीं है हमारे पास, हमको निकालना पड़ेगा तो यही निकालना पड़ेगा। ये नहीं निकाल सकते। फिर ये निकालने के बाद क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं, उसके बाद ये निकाल सकते हैं, उसके बाद ये निकाल सकते हैं, और फाइनली ये निकाल सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में जब हम स्टैक यूज करते हैं तब यही सेम फंडे का यूज करते हैं। हम यहाँ पे सोचिए फर्स्ट एलिमेंट एक डालें, फिर एक एलिमेंट डालें, फिर एक और एलिमेंट डालें, ऐसे 4-5 एलिमेंट हम डालें। मुझे फर्स्ट डाले थे 2, उसके बाद डाले 5, उसके बाद डाले 7, फिर डाले 1, और फाइनली यहाँ पे 9। अब हमको निकालना है अगर, तो हम फर्स्ट कौन सा एक्सेस कर सकते हैं? सिर्फ 9, सिर्फ यही एक्सेस कर सकते हैं। 2 तक पहुंचने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टैक है वो सिर्फ ऊपर से हम देख सकते हैं, ऊपर जो दिखेगा वही हम निकाल सकते हैं। तो अब 9 निकाल दिया हम, 9 निकाल दिया। अब हम कौन सा एक्सेस कर पाएंगे? 1, फिर 1 भी निकाल दिए, फिर हम एक्सेस कर पाएंगे 7। अगर 7 निकाल दिए तो 5, और अगर 5 निकाल दिए तो हम एंड में 2 को एक्सेस कर पाएंगे। अब ये जो स्टैक होता है, ये स्टैक बहुत जगह काम आता है, और सबसे ज्यादा काम जहां आता है वो होता है फंक्शन कॉलिंग के टाइम। फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे मेमोरी में एक स्पेशल एरिया होता है जिसको बोलते हैं कॉल स्टैक। कॉल स्टैक, आपके पास सोचिए एक प्रोग्राम है जिसके अंदर इंट मेन है। इंट मेन के अंदर से कुछ एक और फंक्शन कॉल हो रहा है ए, और ए जो फंक्शन है उसके अंदर से एक और फंक्शन कॉल हो रहा है बी, और बी जो फंक्शन है उसके अंदर से एक और फंक्शन कॉल हो रहा है वो है सी। अब जब कॉलिंग होगा तब स्टार्टिंग में क्या होगा? कॉल स्टैक में स्टार्टिंग में ही ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है मेन, वो घुस जाएगा। ये पहले यहाँ पे घुस जाएगा, लिख देते हैं मेन, ये घुस गया यहाँ पे। अब मेन के अंदर से मेन का जो भी काम हो रहा है यहाँ पे सारा काम हो रहा है। फिर क्या कॉल हुआ? ए कॉल हुआ। जब भी ए कॉल होगा तब यहाँ पे कॉल स्टैक में एक दूसरा आ जाएगा। ये जो एक एक आ रहा है इनको बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने का जरूरत नहीं है, बता दिए जस्ट। यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर ए का भी ए के अंदर फिर से जाएगा, यहाँ से काम शुरू होगा, होते 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 फिर
बी कॉल होगा। अब बी फिर से यहाँ पे घुसेगा, बी। अब फिर से क्या होगा, बी के अंदर काम होगा अपना, फिर क्या कॉल होगा? भैया हाँ, भैया ए को तो बस कॉल किए, ए को डिफाइन कहाँ किया है? यार हम फॉर्मली लिखे नहीं है पूरा कोड, पर यहाँ पे सोचिए ए का डेफिनेशन है, कुछ कुछ एक काम हो रहा है ए के अंदर, हम उसको उतना फॉर्मली डिफाइन नहीं किया। सोचिए ये एडिशन का प्रोग्राम है, ए के मेन के अंदर यहाँ पे ऐड है, ऐड कॉल हुआ है, यहाँ पे कुछ ए प्लस बी कॉल हो रहा है ऐड, फिर बी को फिर से कुछ एक काम करने के लिए बी को कॉल करना पड़ रहा है। ए को हम एक्चुअली अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसको जो हम लिख रहे हैं उसको बोलते हैं स्यूडो कोड, मतलब ये एक्चुअल कोड नहीं है, हम बस समझाने के लिए कुछ एक लिख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट हिसाब से। अब सी जब कॉल होगा तो यहाँ पे फिर से सी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड घुसेगा, सी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड घुसेगा। अब यहाँ पे सी का कुछ डेफिनेशन है, कुछ एक डेफिनेशन है, एग्जैक्टली क्या है वो हमको मतलब अभी जानने का जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई भी फंक्शन हो सकता है सी नाम का, सी नाम का ही होना चाहिए ऐसा भी कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नाम का कुछ भी फंक्शन हो सकता है, वही एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। तो अब क्या, सी का अपना काम खत्म होगा, फिर खत्म होने के बाद कहाँ जाएगा, कंट्रोल, कंट्रोल यहाँ पे रिटर्न जाएगा वापस। तब सी क्या, सी का काम हमारा खत्म, सी का काम खत्म मतलब हमको ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए, तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या हटा देंगे ऊपर से। अब फिर से यहाँ पे बी का बाकी जो काम है होगा, सारा काम खत्म होते हैं, कहाँ वापस जाएगा, यहाँ पे वापस जाएगा, तो बी का काम हमारा खत्म, बी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड नहीं चाहिए हमको, तो बी को हम पॉप कर देंगे। फिर ए का अपना जो काम है होगा एक्सक्यूज मी, ए का जो काम है होगा, फिर ए का काम खत्म होने के बाद मेन में वापस जाएगा, ए का काम खत्म, ए को हम हटा देंगे, फिर मेन का अपना काम होगा, मेन का काम खत्म होगा तो मेन को हटा दी, स्टैक एम्प्टी मतलब प्रोग्राम खत्म। अब ये जो हमारा फंक्शन कॉलिंग है इसमें स्टैक का जरूरत क्या है, क्यों स्टैक क्यों यूज कर रहा है, ऐसे ही क्यों नहीं कर रहा। स्टैक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंप्यूटर को किसी तरीके से ट्रैक रखना है कि हमारा कौन सा फंक्शन अभी चल रहा है, कौन सा फंक्शन चालू है। तो कैसे ट्रैक रखेगा, हमारे जब मेन कॉल हो रहा है फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेन आ रहा है, फिर मेन के बाद अगर नया कोई फंक्शन मेन के अंदर से कॉल हो तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या एक नया फंक्शन घुस जाएगा, उसको नाम देते हैं फंक्शन 1, नया फंक्शन घुस जाएगा। अब नोटिस करेंगे कि हमारा रनिंग फंक्शन वही है हमेशा जो स्टैक के टॉप में है, तो स्टैक के टॉप में जो फंक्शन हमारा है वही रनिंग है हमेशा। तो क्या कंप्यूटर को पता चल रहा है, कंप्यूटर स्टैक के टॉप को देखते ही कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हमारा रनिंग जो है वो ये फंक्शन है। तो फंक्शन जब रिटर्न करेगा, फंक्शन जब एंड होगा, तब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन में वापस जाना है। तो क्या हमारे पास 10 फंक्शन है कुछ F1 F2 F3 F4 ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, और फिर लास्ट में मेन है। अब हमारा कंप्यूटर को पता है कि हमारा चल रहा है F3, F3 अभी रनिंग है, पर
ये कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कि F3 कहाँ से कॉल हुआ है? मेन से भी कॉल हो सकता है, F1 से भी कॉल हो सकता है, F4 से भी कॉल हो सकता है, कहीं से भी F3 कॉल हो सकता है। ऐसा तो कोई मतलब ऐसा तो कोई बोल नहीं दिया कि हमको बस मेन से ही F3 को कॉल करना है, हम कहीं से भी F3 को कॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम स्टैक को रिकॉर्ड की तरह मेंटेन करते हैं कि अगर फंक्शन 1 के बाद यहाँ पे अगर F3 हो, F3 अगर हो तो इसका मतलब क्या है, F3 फंक्शन 1 से ही कॉल हुआ है, क्योंकि F3 से पहले स्टैक में फंक्शन 1 है। अगर फंक्शन 1 रन नहीं होता तो स्टैक में फंक्शन 1 कभी होता ही नहीं। फंक्शन 1 रन हुआ है, उसके बाद F3 रन हुआ है, तो F3 खत्म होने के बाद ये जब हमारा निकल जाएगा F3, तब प्रोग्राम कौन सा फंक्शन में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, फंक्शन 1। इसलिए हम स्टैक यूज करते हैं। अब स्टैक के साथ रिकर्शन का क्या रिलेशन है? स्टैक के साथ रिकर्शन का क्या रिलेशन है? रिकर्शन मतलब है व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है उसी को रिकर्शन बोलते हैं। मैथमेटिक्स के टर्म में, मैथमेटिकली व्हेन अ फंक्शन, सब लोग 12 में फंक्शंस रिलेशंस पढ़े थे ना मैथ्स में, कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। ये है हमारा कंप्यूटर साइंस का और ये है हमारा मैथ्स का डेफिनेशन। अब फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ और फंक्शन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ मतलब क्या है? अब सोचिए आपके पास सबसे इजी एग्जांपल ले रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन का, सब लोग यही एग्जांपल देते हैं, वो है फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर्स मतलब क्या है? फिबोनाची कोई बता सकता है फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? फिबोनाची नंबर मतलब क्या है? ओके, नो प्रॉब्लम। फिबोनाची नंबर्स मतलब फर्स्ट दो नंबर्स है 2 1, 3 5। हाँ वही, पर कैसे मतलब बनाते कैसे सीक्वेंस को? भैया पिछले वाले लोग नंबर्स को ऐड करते हैं। हाँ सही, मतलब हमारे फर्स्ट दो नंबर्स है 1, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 + 1 2, फिर उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 + 1 3, 3। फिर उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 + 2 5, फिर 5 6 7 8, 8 + 5 13, ऐसे चलता रहेगा। ये है फिबोनाची सीक्वेंस। तो फिबोनाची सीक्वेंस में अब देखेंगे कि ये नंबर इनहेरेंटली रिकर्सिव है। मतलब क्या, ये खुद के हिसाब से ही डिफाइन हो रहा है। फिबोनाची ऑफ n क्या है? फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, है ना? ये अगर हमारा फिबोनाची ऑफ n है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, फिबोनाची ऑफ 6, फिबोनाची ऑफ 6 मतलब क्या है? फिबोनाची ऑफ 5 प्लस फिबोनाची ऑफ 4, है ना? क्योंकि फिबोनाची ऑफ 5 क्या है, 0 1 2 3 4 5 8, फिफ्थ पोजीशन में 8 है और फोर्थ पोजीशन में 5 है। 5 + 4 13, फिबोनाची ऑफ 6, सिक्स पोजीशन में जो फिबोनाची है वो फिबोनाची ऑफ 5 और फिबोनाची ऑफ 4 का एडिशन है।
तो ये क्या हुआ, ये इनहेरेंटली अपने आप के हिसाब से ही डिफाइंड, मतलब फिब 6 हम कैसे मिल रहा है, फिब 5 से और फिब 4 से। समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन हम जब कंप्यूटर में हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हमको डायरेक्टली फिब 6 निकालना है, हमको कोई एरे नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है। तो फिब 6 हम कैसे निकाल सकते हैं, फिब 5 प्लस फिब 4। फिर हम क्या निकाल सकते हैं, फिब 5 इक्वल्स टू फिब 4 प्लस फिब 3। ऐसे हम फिब 3 निकालेंगे, 5 निकाले, फिब 4 निकालते हैं, फिब 4 इक्वल्स टू फिब 3 प्लस फिब 2। जैसे फिब 3 इक्वल्स फिब 2 प्लस फिब 1 और फिब 2 इक्वल्स फिब 1 प्लस फिब 0। अब देखिए, अब एक प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे हम फिब 1 तक आया, अब फिब 1 इक्वल्स हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता फिब 0 प्लस फिब -1, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिब -1 तो डिफाइंड नहीं है। फिब -1 क्या होता है, फिबोनाची ऑफ -1 पोजीशन में कुछ है, -1 पोजीशन में कुछ नहीं है, फिब का खाली है। तो इसलिए हम रिकर्सिव फंक्शन का क्या रहता है, बेस केस रहता है। ये जो फिब 0 है और फिब 1 है, ये हमारा क्या है, बेस केसेस है, इनको बोलते हैं बेस केसेस। फिबोनाची के बेस केसेस क्या है, फिब 0 इक्वल्स 1, फिब 1 इक्वल्स 1। ये हमारे फिबोनाची के बेस केसेस है। तो अब हमको फिब 2 मिल गया, क्योंकि फिब 0 हम 1 बोल दिया, फिब 1 हम 1 बोल दिया, तो हमको यहाँ पे फिब 2 मिल गया। फिब 2 मतलब क्या, फिब 1 प्लस फिब 0 मतलब 1 प्लस 1, फिब 2 और 2। अगर हमको फिब 2 मिल गया और हमारे पास फिब 1 ऑलरेडी है, फिब 2 प्लस फिब 1, फिब 1 क्या 1, फिब 2 है 2 मतलब 3। ऐसे हम फिब 4 मिल गया हमको, फिब 3 प्लस फिब 2, फिब 3 क्या है 3 और फिब 2 क्या है 2 मतलब 3 प्लस 2 5। नेक्स्ट 8 और फिर फाइनली 8 प्लस 5 13। तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे पहले हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर ये दोनों भी रिकर्सिवली डिफाइंड है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, फिर से इसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है और इसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अब ये दोनों भी रिकर्सिवली डिफाइंड है, तो इसके लिए फिर से इसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है 3 को, और फिर से 2 को कैलकुलेट करना पड़ रहा है, 3 के लिए 2 1 कैलकुलेट करना पड़ रहा है, 2 के लिए 1 0 कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो 1 0 में जाके 8। ऐसे हम डिफाइन करते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो एक रिकर्सिव फंक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं,
एक होता है रिकर्सिव पार्ट, जो हम एक बार बार रिपीट कर रहे हैं, और एक होता है बेस केस, जो हम एंड में जाके जो हमको मिलेगा। फिबोनाची का बेस केस क्या था? F0 और F1। F0 और F1 था फिबोनाची का बेस केस। और रिकर्सिव केस क्या था? Fn इक्वल्स टू Fn-1 प्लस Fn-2। अब हम इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो आपके पास एक फंक्शन है, इंट रिटर्न करेगा, वो फिबोनाची n का वैल्यू रिटर्न करेगा। उसको बोलेंगे हम फिब, और वो एक ही वेरिएबल लेगा, वो है n, एक आर्गुमेंट लेगा, वो है n। अब फिब में पहले हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? बेस केस। बेस केस डिफाइन करते हैं इफ n इक्वल्स 0 और n इक्वल्स 1, तो हमारा वैल्यू क्या होगा? 1। तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? 1। और अगर n0 और n1 नहीं है, कोई और वैल्यू है n का, एल्स एल्स क्या? आंसर वेरिएबल ले लेते हैं, आंसर इक्वल्स टू Fn-1 प्लस Fn-2, मतलब फिब n-1 प्लस फिब n-2। और हम फाइनली ये आंसर को रिटर्न करेंगे। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? पहले हमारा क्या कंट्रोल यहाँ पे आया। सोचिए हम कॉल किए हैं मेन के अंदर हम कॉल किया है फिब ऑफ 4, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे, फिब ऑफ 4 ले रहे। हमारा कंट्रोल पहले यहाँ पे आया, आंसर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे हमारा कॉल स्टैक, साइड में कॉल स्टैक बना लेते हैं, छोटा सा कॉल स्टैक। यहाँ पे फर्स्ट मेन है, आंसर डिफाइन हो। अब अभी हमारे n का वैल्यू क्या है? फिर 4, n का वैल्यू है 4, क्योंकि हम 4 यहाँ पे पास किया। ये उसका मतलब क्या? ये फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या हो रहा है? आंसर इक्वल्स टू फिब ऑफ n-1, मतलब फिब 3, और फिब ऑफ n-2 मतलब फिब 2। अब जब भी यहाँ पे फिब n-1 कॉल हो रहा है पहले, तो यहाँ पे कॉल स्टैक में क्या जा रहा है? फिब जा रहा है एक बार,